बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी घर में खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी से मुतालिक एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। वीडियो देखने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वो पैदल चलते चलते थक सा गया था। पाँव पत्थर जैसे शैल से होने लगे थे और साथ ही टांगों में शदीद दर्द होने लगा था, मगर वो पैरों को ज़बरदस्ती धकेलते ही जा रहा था कि मजबूरन थकन के बायस एक जगह खड़े होकर वो हाँफने लगा। इसने सामने निगाह दौड़ाई। इर्द गिर्द दूर दराज तक फैला हुआ जंगल, जिसमें उगे हुए देवकदामत दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे। दरख्त इतने घने थे कि दिन में सूरज की रोशनी बमुश्किल ही ज़मीन पर पड़ती। अब तो दिन ढलकर शाम में तब्दील हो चुका था, इसलिए जंगल में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ऊपर से जा बजा उगी खारदार झाड़ियों में चलना दोभर था। अंधेरे की वजह से जंगल में हिलते हुए इसके कई बार पाँव झाड़ियों में उलझे थे। नुकीले कांटों ने पाँव को काफ़ी हद तक ज़ख्मी कर दिया था। इसने कई बार मिट्टी से बहते खून को साफ़ किया था। जंगल में आगे ही आगे बढ़ता रहा, मगर वो जंगल था या शैतान की आंत जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। हौलनाक, सुनसान, किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश जंगल, जिसमें किसी जी रूह का नामो निशान ना था। रही सही कसर आसमान पर स्याह काले गरजते मगर बादलों की आवाज़ ने पूरी कर दी थी। बादलों की गरजदार आवाज़ और चमकती आसमानी बिजली ने जंगल के माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। ये माहौल का असर था। इसका दिल सीने में फड़फड़ाने लगा। इसे मज़ीद आगे चलना था, मगर अब थकावट से और पाँव के ज़ख्मों की वजह से मज़ीद चलना मुहाल था। वो मजबूरन बदन को सहारा दिए टांगों को बमुश्किल घसीटते हुए एक दरख्त के बड़े से तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। बादलों की गरज और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बारिश होने के करीब थी। इसके चेहरे पर दर्द और अजियत के आसार और आंखों में आंसू अचानक ही उमड़ आए थे। नूरा, कहाँ है तू? कहाँ गुम हो गई है? वो बेइख्तियार बोल पड़ा। देख, तेरा बाला तेरे लिए कितना परेशान है। इस जंगल में तुझे ढूंढते ढूंढते देख तेरे बाले की क्या हालत हो गई है। नूरा, घर में बच्चे तेरी राह तक रहे हैं। तू ना मिली तो तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, और मैं भी नहीं। इसने आंखें आस्तीन से साफ की और ज़ोर ज़ोर से नूरा नूरा पुकारने लगा। जंगल में कितनी तेज़ी से उसकी आवाज़ गूंजती, उतनी ही तेज़ी से गायब भी हो जाती। वो काफ़ी देर पुकारता रहा, फिर थक कर चुप हो गया। अजीब बेबसी, बेचारगी के आलम में आंसू दोबारा उसके चेहरे को भिगोने लगे थे। नूरा, पता नहीं तू जिंदा भी है या नहीं। कहीं इस होलनाक जंगल ने तुझे निकल ही ना लिया हो। अचानक ही इसकी सोच ने उसके दिल को उथल पुथल करके रख दिया। उसका जिस्म किसी खुश्क तन्ने की तरह कांप सा गया। नहीं, मुझे यकीन है वो ज़िंदा है। मुझे हिम्मत करना होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा और मैं उसको जल्द ढूंढ लूँगा। वो दरख्त का सहारा लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अचानक ही तेज़ आसमानी बिजली चमकी। पूरे जंगल में रोशनी सी फैल गई और साथ बारिश शुरू हो गई थी। इकबाल उर्फ बाला जंगल के पार मगरिब की तरफ बसे एक छोटे से गांव जलालाबाद का रहायशी था, जो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। घर में प्यार करने वाली बीवी थी। 2 छोटे मासूम बच्चे थे। गांव में चंद एकड़ की ज़री ज़मीन थी, जिसको मेहनत से काश्त करके हर मौसम में अच्छी फसल लेता था, जिससे आमदनी में अच्छी आ जाती और घर के लिए अनाज भी हासा बन जाता। ज़िंदगी बगैर किसी फ़िक्र के बड़ी आराम और सुकून से गुज़र रही थी कि अचानक उसकी हंसती बसती ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उसके घर का सारा मन और सुकून अपने साथ ही ले उड़ा। उसका बड़ा लड़का, जो भी स्कूल जाने की उम्र का ही हुआ था, अचानक बीमार हो गया। गांव के हकीम से उसको दिखाकर 2 वक्त की दवाई खिलाई। बाले और उसकी बीवी नूरा की पक्की उम्मीद थी कि हकीम की दवाई से अफाका हो जाएगा। फिर हकीम के कहने के मुताबिक बुखार मामूली था। ज़्यादा परेशानी की बात भी न थी। 2 दिन मज़ीद गुजर गए, लेकिन मुसीबत थी जो टलने का नाम ही ना ले रही थी। हकीम की दवाई से
ज़रा बराबर अफाका न हुआ। बुखार था जो तेज़ होकर सर पर चढ़ गया था कि अच्छा खासा बोलता चालता इस लड़के के चारपाई ने पकड़ लिया था। चुप ही साथ ली थी उसने और सूख कर कांटा सा हो गया था। परेशानी के आलम में बाला गांव के हकीम के पास फिर भागा। हकीम को भी तशवीश लाहक हुई। लड़के का जिस्म बुखार की वजह से किसी भट्टी की तरह तप रहा था। देख बाले, मुझे ये मामूली बुखार नहीं लगता, वरना मेरी दी हुई एक खुराक से ही बुखार दूर भाग जाता है। मसला कोई और ही है। तू ऐसा कर, इसको शहर के बड़े हस्पताल ले जा। बड़े हस्पताल? हकीम की बात पर बाला और परेशान हो गया था। नूरा भी कम फिक्रमंद ना थी। हाँ, वक्त ज़ाया ना कर, तेरे लड़के की हालत ठीक नहीं लग रही, बड़ा वक्त लगता है। बड़े हस्पताल भी इसका अच्छा इलाज हो सकता है। हकीम के कहने पर बाला इसे उसी रोज़ बैलगाड़ी पर लाद कर अपने लड़के को शहर के अस्पताल ले गया, जहाँ थोड़ी बहुत तगोदो के बाद इसे अस्पताल में भी दाखिल कर दिया गया। चेकअप के बाद पता चला कि बच्चे को टाइफाइड बुखार है, जो मज़ीद बिगड़ गया है। जान जाने तक का खतरा है। लड़के को अस्पताल में दाखिल कराते ही इलाज शुरू हो गया। हालांकि सरकारी अस्पताल था, मगर फिर भी अस्पताल में दिन ब दिन महंगी दवाइयाँ, इलाज के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। बाले के पास जो बची कुची जमा पूंजी थी वो भी इलाज की नज़र हो गई। मजबूरन उसको गांव के ज़िम्मेदार के आगे हाथ फैलाने पड़े। इससे कुछ रकम उधार लेकर वो दोबारा शहर रवाना हो गया, लेकिन ये रकम भी कम थी। जब मज़ीद पैसों की ज़रूरत आन पड़ी तो वो दोबारा ज़मींदार के दर पर आ गया। थोड़ी थोड़ी रकम हर बार लेकर वो पूरे 60,000 का मकरूज़ हो गया था। अगरचे लड़के के इलाज पर रकम ज़्यादा लग गई थी, मगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लड़के की फ़िक्र थी। वो जल्द ही भला चंगा हो जाएगा। नूरा भी दिन रात दुआएं करती थी। ये इन दिनों की दवाओं का असर था कि अस्पताल में अच्छे इलाज की बदौलत चंद हफ्तों में ही वो तंदुरुस्त हो गया था। बीमारी दूर चली गई थी, उस सेहत की तरफ दोबारा लौट आया था। दोनों मियाँ बीवी की खुशी देखने वाली थी। कुछ दिन बाद ही वो अस्पताल से अपने लड़के को घर वापस ले आए। कुछ दिन गुजरने के बाद ज़िम्मेदार अपने पैसों का तकाजा करने लगा। बाले के पास तो देने के लिए फूटी कौड़ी तक न थी। बाले ने हासी मिन्नत समाजत की कि अब की फसल तक एक एक पाई उसको लौटा देगा, मगर ज़िम्मेदार बज़िद रहा कि ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर इसको रकम लौटा दे, वरना वो ज़बरदस्ती इसकी ज़मीन और उसकी फसल पर कब्ज़ा कर लेगा। ज़मींदार की धमकी से बाले की रातों की नींद उड़ गई थी। आखिर काफ़ी समझ बूझ के बाद अपनी बीवी नूरा के कहने पर बैलों की जोड़ी को सस्ते दामों ही बेचकर उसने ज़मींदार के सारे पैसे चुका दिए थे। मगर ज़िंदगी में आजमाइशों की घड़ी अभी टली ना थी, बल्कि अगली मुसीबत तैयार खड़ी थी। परेशानी ने उसके घर का रास्ता ही पकड़ लिया था। घर में अनाज पहले ही ख़त्म हो चुका था। फिर बैलों की जोड़ी बेचने के बाद ज़मीन पर काश करने की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर फसल काश करने के लिए थोड़े बहुत पैसों की तो ज़रूरत थी ना, वो तो बिल्कुल ही कंगला हो चुका था। दिन गुजरने लगे और गंदम की बहाली का वक्त जाता रहा। खाली पड़ी ज़मीन उसका मुंह चढ़ाने लगी। दो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। इस दिन वो दिन चढ़े उठा तो घर में नूरा को ना पाया, शायद पड़ोस में गई हो। इसने ख्याल जाहिर किया। नलके पर हाथ मुंह धोकर उसने ऐसे ही अपने बड़े लड़के से पूछा, तो पहले तेरी माँ नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई है? अब्बा अम्मा तो खाला को मिलने दूसरे गांव गई हुई है, सुबह होते ही निकल गई थी, कहती थी तेरी खाला से कुछ पैसे लेने हैं, घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, जंगल के रास्ते से जाने का बोल गई है। अब्बा दूजा रास्ता तो ख़राब है ना, दूसरा गाँव वाला एकदम परेशान सा होकर चारपाई पर जा बैठा। बात ही परेशानी की थी। वो जंगल आसेब ज़दा था, ये सभी गांव के अफराद जानते थे। कोई बंदा इस जंगल में जाता तो शाज़ो नाज़र ही वापस आता। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। किसी को भी गुमशुदा अफराद के बारे में कोई खबर ना मिली थी। बंदे आखिरकार अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। गांव के बूढ़ों के मुताबिक जंगल में आसेब परेत है। ये बात भी हकीकत मालूम होती थी, मगर बदकिस्मती के दूसरे गांव में जाने का शॉर्टकट रास्ता जंगल में से होकर गुज़रता था और दूसरा रास्ता जंगल के बाहर से होकर गुज़रता था। वो बहुत लंबा रास्ता था जो बिना किसी सवारी के अबूर करना नामुमकिन था।
फिर इस रास्ते में नहर भी आती थी। पे दर पे इंसानों के गायब होने पर गाँव के लोगों ने इस रास्ते को अपना लिया था, मगर नहर में बाढ़ आने की वजह से ये रास्ता 2 हफ्तों से बंद था। नूरा के जंगल जाने का सुनकर ही बाला ख्वास बाख्ता हो गया था। वो नूरा के सही सलामत आने की दुआएं मांगता, दोपहर तक उसके आने का इंतज़ार करता रहा, मगर नूरा वापस ना आई। बाले के हाथ पांव फूल गए। बच्चों को उसने रात की बची कुची रोटी खिलाई। घर में आटा नहीं था, खुद उसने कुछ ना खाया था। बच्चों को पास पड़ोस में छोड़कर खुद नूरा को ढूंढने निकल खड़ा हुआ, मगर दोपहर से शाम और अब रात हो चुकी थी। जंगल में नूरा का कोई नामो निशान नज़र न आया। इससे पहले ही पता करवा लिया था, नूरा दूसरे गांव पहुंची ही न थी। बारिश ने अचानक ही जोर पकड़ लिया था। घने दरख्तों के नीचे खड़े होने के बावजूद भी उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। उसे लगा वो मज़ीद यहाँ खड़ा रहा तो इस सर्दी में इस तरह बारिश में भीगकर लाजमन बीमार हो जाएगा। उसने हर तरफ ही निगाह दौड़ाई। हर तरफ ही अंधेरा फैला था, जिसमें कुछ भी नज़र न आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर करे तो करे क्या। आसमान से पानी गिरने के साथ तेज़ हवा भी चलने लगी थी, जिसने सर्दी में मज़ीद इजाफा कर दिया था कि अचानक गरजते बादलों के साथ आसमानी बिजली इतनी ज़ोर से चमकी कि जंगल में हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर गई। ये वो लम्हा था जब बाले ने मशरिक़ की सिमत दरख्तों के घने झुंड के पार कुछ मुसाफत पर पुराना सा किला नुमा इमारत देखी थी, जिसको देखकर बाले को राहत का एहसास हुआ। इस तूफ़ान से बचने का एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह इस खंडर नुमा इमारत तक पहुंच जाए। वो बिना कोई वक्त ज़ाया किए घने दरख्तों से होता हुआ वहां जा पहुंचा। वो बहुत पुरानी हस्ता सी पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत थी, जिसका दरवाज़ा लकड़ी का था। वो टूटा फूटा दीमक ज़दा दरवाज़ा, जिसमें मकड़ी ने जगह जगह जाले से बुन रखे थे। बाले ने अंधेरे में दरवाजे को टटोला। वो बंद था। अगरचे वहाँ खड़े हुए भी वो काफ़ी हद तक बारिश से बचा हुआ था, मगर सर्दी थी जो मुसलसल बढ़ रही थी। इसके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई थी। यहाँ बाहर यूं ही सर्दी में खड़े रहना किसी बेवकूफ़ी से कम न था। वो सोचने लगा कि ये लकड़ी का दरवाज़ा आहर किस तरह खुले। दफातन इस पुराने किले के अंदर आग का लावा सा रोशन हुआ, जिसकी रोशनी इस लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे से बाहर आने लगी। इस सुनसान जंगल में जहाँ किसी जी रूह का नामो निशान न था, फिर ये अंदर अचानक जली आग बाले की रूह तक कांप गई थी। ज़बान तलवों से जा लगी। सर्दी होने के बावजूद भी उसका सारा जिस्म पसीने से तर हो गया था। इसे गांव वालों की बात याद आने लगी थी कि ये जंगल आसीब ज़दा है। जंगल में भूत प्रीत असीब की मौजूदगी जो जंगल में दाखिल हुए किसी भी इंसान को मार डालते थे कि इंसानों की हड्डियां तक नहीं मिलती थी। बाले को लगा आज वो नहीं बचेगा। अचानक उसको अंदर किसी के चलने की आवाज़ आई। किसी इंसान के कदमों की आहट और जलती आग के साथ ही किसी के खांसने की आवाज़ ने से ये भी बावर करा दिया कि अंदर इमारत में कोई ना कोई तो है। असेब भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई इंसान जो बुरी तरह खांस रहा था। लेकिन कौन? बाला शशोपंच में ही खड़ा रह गया। शायद कोई मुसाफिर हो जो इस तरह तूफ़ान से बचने के लिए इस इमारत की तरफ आ गया होगा और सर्दी की वजह से आग जलाई होगी। अचानक बाले के जहन में इसकी आती सोच ने उसका सारा ही खौफ खवा कर दिया था। मैं तो ऐसे ही खौफज़दा हो रहा था, उसने अपने आप को समझाया। अंदर होना हो कोई इंसान ही है, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। इस तूफ़ान में मज़ीद बाहर ठहरना काफ़ी अज़ियतनाक है। शायद वो इंसान नूरा को ढूंढने में इसकी मदद कर सके। क्या पता फिर इस मुसाफिर ने मेरी नूरा को भी इस जंगल में देखा हो। इस मुसाफिर से नूरा के मुतल्लिक़ कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। बाले के दिल को उम्मीद सी बंध गई थी। वो दोबारा दरवाजे को टटोल कर फिर दबाव देकर इसे खोलने की कोशिश करने लगा। इसे यकीन था कि दरवाज़ा लाजमन खुलेगा। अंदर वाला इंसान भी यहीं से दाखिल हुआ होगा। बाले ने पहले ही जांच लिया था कि इस इमारत का अकलौता बैरूनी दरवाज़ा यही था। बाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी थी। थोड़ी सी कोशिश से ही दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के खुल गया था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। उसको सामने ही आग का लावा जलता हुआ नज़र आ गया। साथ ही लावे के कोई इंसान बैठा था। बाले को पहले ही नज़र में लगा कि वो कोई इसके अंदाजे के मुताबिक
مسافر ہی ہے، پر اس کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جس کو وہ آگ پر سیک رہا تھا۔ آگے بڑھ کر بالے کے قدم اچانک رک گئے تھے۔ آگ کی دھیمی دھیمی روشنی میں عمارت میں پھیلی ہوئی تھی، اس میں کچھ بھی نظر آنا مشکل تھا۔ بالے نے غور کیا تو وہیں کھڑے ہوئے اس کے قدم جم سے گئے، آنکھیں پھیل گئیں۔ اس انسان کے ہاتھ میں کھوپڑی تھی، انسانی کھوپڑی۔ بالے کو جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی، پھر اس کی نظروں کے سامنے ہی اس انسان نے کھوپڑی کو زمین پر رکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر چپڑ چپڑ کر کے کوئی شے کھانے لگا۔ یہ منظر اتنا نفرت امیز تھا کہ بالے کو لگا اگر وہ کچھ دیر مزید اس کو دیکھتا رہ گیا تو اس کو قے آ جائے گی۔ بنا کوئی آواز کیے وہ ساکت دم سادے وہ اپنے پاؤں پر ٹکا رہا، مگر خوف سے اس کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بدروح ہے یا انسان کے روپ میں درندہ صفت جانور، جو اس کی موجودگی سے بے خبر انسانی کھوپڑی کا مغز کھانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ انسان آگ کے قریب ہی لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد ڈرونے خراٹے لینے لگا۔ یہ سارا منظر بالے کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے بالے کے ایک لمحے میں سوچا کہ وہ فوراً ہی یہاں سے بھاگ جائے، مگر دماغ اس بات کی نفی کر رہا تھا۔ وہ عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا، مگر جلد ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے کسی بزدل کی طرح ڈر کر نہیں بھاگے گا، بلکہ یہاں رہ کر اس ساری حقیقت کو جانچنے کی کوشش کرے گا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون ہے، اور آخر اس طرح کا گندا فعل کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا اس سوئے ہوئے وحشی درندے انسان کے قریب آ گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ کوئی انسان تھا، مگر انسان کہلانے کے لائق نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو بالا بھی دوبارہ ڈر گیا تھا۔ انتہائی بدصورت، کالی سیاہ صورت، سر اور داڑھی کے لمبے اور خون اور مٹی سے اٹے گندے بال، اس کے کپڑے بھی انتہائی گندے، میلے کچیلے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے وجود سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے تھے، گوشت اور خون کی ملی جلی بو، جس سے بالے کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ بالے نے جلدی سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ بنا ڈرے غصے میں بالے نے ایک زوردار لات اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ مکروہ صورت انسان ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے اپنے سامنے کھڑے ہوئے بندے کو دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ وہ انسان شدید بوکھلاہٹ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ بالے نے صاف محسوس کیا کہ اس خوفناک نظر آنے والے درندے کی آواز میں خود خوف کی جھلک تھی۔ شاید اپنے سامنے کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ تو کون ہے؟ آج تک اس کھنڈر میں کوئی زندہ انسان نہیں آیا۔ تو یہاں کیسے آ گیا؟ وہ گندی مکروہ آواز میں چیختے ہوئے بولا۔ پہلے تو بتا غلیظ انسان، یہ سب کیا ہے؟ بالا اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں نے تجھ کو کوئی مسافر جانا اور تجھ سے ملنے اس عمارت کے اندر چلایا، مگر تو… بالے نے ایک اور زوردار لات اس کو پھر سے دے ماری۔ بالے کو وحشت اور نفرت ہو رہی تھی، اس کے بدبودار جسم اور اس کی اد کھائی انسانی کھوپڑی سے، جس کو دیکھتے ہی بالے کو ابکائیاں آنے لگی تھیں۔ میں نے ابھی دیکھا تو نے انسانی کھوپڑی کھائی ہے۔ اوہ میرے خدا! الفاظ تھے جیسے بالا خود ہی بول کر کانپ اٹھا تھا۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ جلدی بول، نہیں تو یہ ڈنڈا مار مار کر میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں، مجھ پر رحم کرو، بس اب اپنی زبان کھول ورنہ یہ ڈنڈا تیرا یہ مکروہ جسم کھول دے گا۔ بالے نے ہوا میں پھر ڈنڈا لہرایا تو اس کی زبان چل پڑی۔ مجھے شروع ہی سے انسانی خون میں کشش محسوس ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کا احساس جو انسانی خون کو دیکھتے ہی میرے جسم و جان میں سرایت کرنے لگا۔ میں بے چین سا ہو جاتا تھا۔ میں یہاں سے مشرق کی طرف تقریباً 8 گاؤں چھوڑ کر آگے ایک پیر والا نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا تعلق مسیح گھرانے سے تھا۔ میرا باپ سردار بھوٹا مسیح گاؤں کا جانا مانا حکیم تھا۔ ایک منٹ، بالے نے اس کو ٹوکا۔ حکیم سردار بھوٹا مسیح؟ کیا واقعی؟ سردار بھوٹا بہت بڑا حکیم تھا، دنیا جانتی تھی اسے، بڑا اثر تھا اس کے ہاتھ میں، جو اس کے گاؤں کا حکیم تھا۔ یہ بات بالا بخوبی جانتا تھا۔ ہاں وہی، بڑی شفا تھی اس کے ہاتھ میں، بیمار کو ہاتھ لگاتے تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔
میرے باپ کی اتنی شہرت تھی کہ دور دراز گاؤں کے لوگ بھی شفا حاصل کرنے اس کے پاس آتے۔ معمولی بخار سے لے کر کٹے پھٹے بڑے بڑے جسم کے گھاؤ کو بھی اپنے علاج کے ذریعے منٹوں میں ٹھیک کر دیتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا کئی زخموں سے چور مریض اس کے پاس آتے، جس کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا ہوتا، لال لال گاڑھا خون جسے چھونے کو جی کرتا، زبان پر کھلبلی ہوتی کہ چکھ کر دیکھوں یہ ہوتا کیسا ہے، مگر اپنے باپ کے ڈر سے میں یہ سب کر نہ پاتا تھا۔ میرے ساتھ والے بچے اکثر ڈر جاتے تھے، مگر میں واحد تھا جس کو خون دے کر عجیب سی راحت اور خوشی کا احساس ہوتا تھا، مگر یہ حسرت عارضی ہی ثابت ہوتی۔ جب میرا باپ زخموں پر دوائی لگا کر پٹی کر دیتا، خون نکلنا بند ہو جاتا اور خون کو چھونے اور چکھنے کی حسرت ہی رہ جاتی۔ مگر گھر میں جب بھی کسی مہمان کے آنے پر کوئی مرغی ذبح ہوتی تو چوری سے اس کے خون کو چکھ کر لازماً دیکھتا۔ کبھی کبھی تو مرغی کا کچا گوشت بھی چبا جاتا، مگر دل کو تسکین نہ ملتی، میں پیاسا کا پیاسا ہی رہتا۔ ایک بار میری ماں نے یہ سب دیکھا تو مجھے مارا، مجھے ایسے کام سے باز رہنے کا کہا، مگر کب میں ماننے والا تھا۔ مگر بات اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اپنے بچپن کا دن۔ بڑی دوپہر کا وقت تھا، جب گھر کے پاس کھلے میدان میں بڑے سے بیری کے درخت کے پاس میں دوستوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا۔ یہ میرا روز کا ہی معمول تھا، مگر اس دن میرے ساتھ غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ ایک لڑکا بنا کوئی بات ہوئے مجھ سے لڑ پڑا، وہ مجھے خواہ ہی مارنے لگا۔ میں نے غصے میں سیخ پا ہو کر اس کے بازو پر زور سے کاٹ ڈالا، جس سے اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ میرے دانتوں میں بھی کچھ خون رہ گیا، جس کی وجہ سے پہلی بار میں نے انسانی خون کا ذائقہ چکھا، انوکھا دل فریب نمکین ذائقہ جو رگ و جان میں اتر گیا۔ ایسے لگا جیسے آج صدیوں کی پیاس سیراب ہوتی ہو۔ وہ لڑکا روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں نے آ کر شور ڈالا، مگر بات آئی گئی ہو گئی۔ 2-3 دن گزر گئے، میرے دل میں بے چینی بے قراری سی اٹھنے لگی کہ دوبارہ انسانی خون چکھوں۔ کافی دن میں اس مسئلے کا حل سوچتا رہا، پھر ایک دن میں نے خود ہی ایسا موقع تاڑ لیا۔ میں نے خود ہی جھوٹ موٹ کی لڑائی کر کے دوبارہ ایک دوسرے لڑکے کو بری طرح کاٹ لیا۔ کافی دیر اس کی کلائی کو کاٹے رکھا اور کلائی سے نکلتے خون کو چوستا رہا۔ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، مگر درد سے چلاتے ہوئے لڑکے نے بڑی مشکل سے خود کو مجھ سے چھڑایا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے گھر جا کر میری شکایت کر دی۔ دوبارہ ویسی حرکت کرنے پر میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا اور میرا دوستوں سے کھیلنا بند کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ساتھ ہی میرا بچپن بھی گزر گیا۔ پادری سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں چرچ جانے لگا تھا اور ساتھ چرچ کی صفائی ستھرائی پر مامور ہو گیا۔ تمام دن وہیں گزار کر شام ڈھلے ہی واپس آتا تھا۔ صبح شام یوں ہی جانے لگے، مگر میرے دل میں انسانی خون کی پیاس وہ جوں کی توں ہی برقرار رہی، مگر اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے مجبور تھا۔ اپنے ارد گرد بھرے انسانوں کو دیکھتا تو دل میں خواہش ہوتی کہ ان کے جسموں کو کاٹوں، ان کے خون سے اپنے برسوں کی پیاس کو سیراب کروں۔ یہ خواہش دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ ہوا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن میں چرچ نہیں جا سکا تھا۔ گرمیوں کے سخت دن تھے، سورج آگ برسا رہا تھا، میں گھر میں تھا۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی کہ ایک عورت روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں 8 سال کے بچے کو اٹھائے ہوئے آن کھڑی ہوئی۔ بچے کا ہاتھ گھاس کاٹنے والی داتری سے بری طرح کٹ گیا تھا۔ عورت مسلسل روتے ہوئے اپنے بچے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچہ بے ہوش تھا اور خون اس کے ہاتھ سے بری طرح بہہ رہا تھا۔ انسانی خون کو دیکھ کر میری حالت پھر سے عجیب سی ہونے لگی تھی۔ انسانی خون کی شدید پیاس کے باعث میری زبان خشک سی ہونے لگی تھی۔ پیاس بجھانے کا یہ انمول موقع تھا۔ میرا باپ گھر نہیں تھا۔ وہ عورت بچے کو چارپائی پر لٹا کر میرے باپ کو باہر سے بلانے کے لیے بھاگی۔ میں چلتا ہوا بچے کے قریب آ گیا۔ بچہ ہنوز بے ہوش تھا۔ بے تابی سے میں نے بنا کوئی آس پاس کا خیال کیے اس کے زخم پر منہ رکھ دیا اور خون چوسنے لگا۔ خون منہ میں جاتے ہی بدن میں انوکھی لذت کا احساس ہوا۔ دل کر رہا تھا کہ اس بچے کا سارا خون پی جاؤں۔ برا تب ہوا جب وہ عورت میرے باپ کو لے کر آ گئی۔
ان دونوں کے لیے یہ منظر بڑا ہی جان لیوا تھا کہ میں انسان کا خون پی رہا تھا۔ عورت نے تو چیختے چلاتے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے باپ کو چند منٹ کا سکتہ سا ہو گیا، پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی چھڑی سے میری درگت بنا دی۔ وہ خود مجھے مارتے مارتے تھک گئے تھے۔ میری ماں شدید گھبرائی پریشان تھی۔ اسے شاید خبر نہ تھی کہ مرغی کا کچا گوشت کھانے والا اس کا بیٹا انسانی خون بھی پینے لگا ہے۔ مارنے کے بعد شدید غصے کی حالت میں ابا نے مجھے جانوروں کے بھوسے والے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حکیم سردار کا اکلوتا بیٹا وحشی پاگل ہو گیا ہے، جانور بن چکا ہے۔ 2 دن تک میں بھوکا پیاسا بھوسے والے کمرے میں پڑا رہا۔ میرے باپ نے مجھے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز دینے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ میری ماں بھی مجبور تھی، میرے باپ کے آگے نہیں بول سکتی تھی۔ نہ جانے اور کتنے دن میرا باپ یوں ہی مجھے اس بھوسے والے کمرے میں بند رکھتا۔ آخر کار انوری کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ دوڑی دوڑی میرے گھر آئی۔ انوری میری ہونے والی منگیتر تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے کسی طرح میرے باپ کو راضی کر کے بھوسے والے کمرے کی چابی لی اور کھانا ساتھ لیے میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض تھی۔ یہ کیا حرکتیں کرنے لگا ہے تو؟ چنگا بھلا تھا، پاگل ہو گیا ہے؟ تجھے پتہ ہے سارے گاؤں میں تیرے متعلق کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھی تجھ سے ڈر لگنے لگا ہے جب سے تیرے بارے میں یہ خبر سنی ہے۔ پتہ نہیں انوری مجھے کیا کیا کہہ رہی تھی، مجھے خود پتہ نہیں، پر تیری قسم اب ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ تو بس ابا سے بات کر کے مجھے اس جہنم سے نکال، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ہاں بات کرتی ہوں چاچے سے، تیری وجہ سے چاچی بھی بہت پریشان ہے، پر تجھے بھی وعدہ کرنا ہوگا ایسی جانوروں والی حرکت پھر کبھی نہیں کرے گا۔ تجھے اپنا نہیں پر میرا خیال کرنا چاہیے تھا۔ میرے ماں باپ بھی شدید صدمے کی حالت میں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تیرے ساتھ میرا رشتہ ہی نہ توڑ دے، مگر میں خاموش اس طرف دیکھتا رہا۔ اچھا چل کھانا کھا، مجھے پتہ ہے تو 2 دن سے بھوکا ہے۔ انوری نے روٹی اور ساتھ سبزی کا بنا ہوا سالن میری طرف بڑھایا۔ میری نظر کھانے سے ہوتی ہوئی اس کے آدھے آستین والے بازو پر جا ٹکی۔ نرم گداز گوشت خون سے بھرا اس کا بازو، دل میں پھر وہی عجیب سی بے چینی اور پیاس ابھرنے لگی۔ میں اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ انوری بنا اس بات کا دھیان کیے اپنی ہی باتوں میں مگن تھی، مگر میری نگاہ اس کے بازوؤں پر جا ٹکی، پھر ہٹنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اندر کی بھوک جاگ اٹھی تھی، آنکھوں میں خون کا ہمار سا چڑھنے لگا۔ میں نے بنا کچھ اور جانے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور سختی سے اپنے دانت اس کے بازو کے گوشت میں گاڑ دیے۔ انوری کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی، درد اور خوف کے مارے کانپنے لگی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چیخیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دانتوں کی سخت پکڑ سے اس کے بازو کا گوشت تک ادھیڑ دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اب میرا باپ مجھے اس درندگی پر کبھی زندہ نہ چھوڑے گا، مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ وہ مجھے پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا۔ باپ کے آنے سے پہلے ہی میں تیزی سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھاگتا چلا گیا، نہ جانے کتنی دور کہ گاؤں بھی پیچھے رہ گیا۔ شام سے رات ہو گئی مگر میں بھاگتا ہی رہا کہ بھاگتے بھاگتے کسی شے سے اتنی زور سے ٹکرا کر اونڈے منہ زمین پر جا گرا، سر پر چوٹ لگی اور میں ہوش کی وادی سے دور چلا گیا۔ سورج کی تیز جلا دینے والی تپش سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ میں ہوں کہاں، پر انکشاف ہوا کہ میں کسی جنگل میں ہوں، بہت بڑے گھنے سنسان جنگل میں، جہاں میرے علاوہ دوسرے کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میں ایسے ہی جنگل میں گھومتا رہا مگر کھانے کو کوئی شے بھی نہ ملی۔ ایک دن ایسے ہی مزید گزر گیا، پر میں جنگل میں ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ جاتا تو آخر کہاں جاتا؟ اپنے گاؤں کیا کسی بھی گاؤں میں جانے سے پہلے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی میرے باپ کو میری اطلاع نہ دے ڈالے۔ اس شام میں نے جنگل کی ایک کچی سڑک جو جنگل سے ہو کر گزرتی تھی، اس پر 3 عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ چھوٹا سا لڑکا بھی تھا۔ عورتیں چلتی ہوئی آپس میں باتوں میں مگن تھیں۔ وہ لڑکا سڑک پر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ بے دہانی میں اس کچی سڑک کے پاس بڑے سے پانی سے بھرے ہوئے گڑھے میں جا گرا۔
बातों में मशगूल औरतों को काफ़ी दूर जाकर एहसास हुआ कि उनके साथ लड़का नहीं है। वो वापस लड़के को ढूंढने के लिए दौड़ी कि इनमें एक की निगाह गड्ढे में जा पड़ी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। लड़का गंदे पानी में डूबकर जान दे चुका था। वो औरतें रोती पीटती वापस मुड़ गई। लाश को देखकर मुझे भूख का एहसास मज़ीद होने लगा। मैंने जल्दी से और बड़ी मुश्किल से गड्ढे में से इस लड़के की लाश निकाली। मुझे डर था कि वो औरतें और बंदों को लेकर यहाँ दोबारा ना पहुँचे। लड़के की लाश उठाए तेज़ी से भागता हुआ घने जंगल की तरफ आ गया। मेरी शलवार में तेज़दार चाकू पहले ही उड़ेसा हुआ था। इस तेज़दार चाकू से मैंने उसकी गर्दन काट डाली। गर्दन से खून जारी हुआ तो मैं घटाघट खून पीने लगा। चाकू से इसका सीना चाक कर डाला, दिल आंतड़ियाँ सब बाहर निकाल दी। चाकू से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके पास ही खुश्क पत्ते इकट्ठे किए। 2 पत्थरों की मदद से आग जलाकर इन टुकड़ों को भून कर खाया। सारी भूख पल भर में फना हो गई। एहतियात से काम लेते हुए बाकी मांदा लाश को मैंने वैसा गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। रहने का मसला वैसे का वैसा ही था। जंगल में घूमते फिरते हुए ये किला नुमा इमारत नज़र आई तो रहने का मसला भी हल हो गया। 1 हफ्ते के बाद ही फिर मेरी भूख जाग उठी थी। दोपहर को मैं इस खंडर से बाहर निकला तो जंगल में घूमते हुए खुशकिस्मती से इसी कच्ची सड़क पर एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की को आते हुए देखा। मैंने वहीं खड़े हुए अंदाज़ा लगा लिया कि ये जंगल में कच्ची सड़क एक रास्ता है जो काफ़ी गांव को यहाँ से मिलता है। शिकार लाजमन यहीं से गुजरता था। बस मुझे ताक लगाए सही मौके का इंतज़ार रहा। शिकार रात खुद चलकर मेरे पास आ जाता। मैं दरख्त की ओट लेकर छुप कर खड़ा हो गया। जब वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की मेरे पास से गुजरी तो मैं अचानक इनके सामने आ गया। मेरी गंदी हालत और मेरे कपड़ों पर खून को देखकर वो दोनों शदीद डर गए थे। पहले पहल तो वो कुछ ना समझे। मैं उनको डराने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो वो ख़ास भागता होकर वापस पीछे की तरफ भाग गई। वो बूढ़ा कहाँ भाग सकता था। थोड़ी दूर भागकर बुरी तरह से हाँफने लगा और ज़मीन पर जा गिरा। लड़की को मैंने जा लिया। वो शदीद घबराई हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो ज़मीन पर जा पड़ी। वो बराबर चीख रही थी। मैंने ज़मीन पर बड़ा एक वज़नी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। इस लड़की के मुंह से होलनाक चीख निकली। वो तड़प कर साकत हो गई। इसका सर फट गया था, बेजा बाहर निकल आया था। मुझे पता चल गया था कि ये कच्ची सड़क आने जाने का रास्ता है। कोई बंदा भी ऐन मौका पर यहाँ पहुँच सकता है। मैंने बिना कोई देर किए लड़की को बालों से घसीटते हुए इस बूढ़े के पास आया। देखा तो बूढ़ा भी दम तोड़ चुका था। शायद वो लड़की की इबरतनाक मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया था। बूढ़े को भी साथ खींचते हुए इस खंडर तक ले आया। बूढ़े को पुरानी रस्सी से बांधकर इस बरगद की मजबूत शाख पर उल्टा लटका दिया। बूढ़े की गर्दन चाकू के एक वार से काट डाली। शहरख काटते ही खून बहने लगा तो वहाँ पड़े हुए एक मिट्टी के घड़े को नीचे रख दिया। खून इसमें जमा होने लगा। लड़की की भी गर्दन काट कर अलहदा की। बहते खून को जी भरकर पीकर उसके जिस्म की खाल उतारने लग गया। जिस्म के तमाम हिस्सों को अलहदा अलहदा कर दिया था। इस तरह मुझे जंगल में आए कितने ही माओ साल गुजर गए थे। हर 5वें 7वें दिन इस तरह शिकार करता और इस तरह से अजियत से मार कर उसके खून और गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होता। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शिकार मिलना बंद हो गया। लोग जैसे तेज़ी से गायब हो रहे थे। सभी गांव वालों को इस बात का अंदाज़ा तो होने ही लगा था कि जंगल में ज़रूर कोई मसला है। फिर गांव के लोग कदरे फहमी भी थे। मुझे भी किसी से उड़ती उड़ती खबर मिली जो मैंने एक दफ़ा एक औरत को मारते हुए उसके मुंह से सुनी थी कि गांव वाले जंगल में भूत आसेब किसी बदरूह की मौजूदगी बता रहे हैं। इस वजह से गांव के सभी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके इस जंगल के रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। मैंने देखा कि उन्होंने जंगल के पार वाला रास्ता ढूंढ लिया है जहाँ से नहर जाती है। ये मेरे लिए मसला था। मुझे एक माह शिकार ना मिला। बचे कुचे गोश्त और खून पर गुजारा करने लगा। फिर मैंने इसका हल भी सोच लिया। कई रातों की मेहनत के बाद मैंने नहर के कच्चे किनारे में बड़ा सा शिगाफ डाल दिया था।
नहर से बाढ़ की वजह से वो तमाम रास्ता पानी से लबालब भर गया। मेरी ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी, मगर तुम ना जाने कहाँ से यहाँ आन टपके हो। ये सब सुनकर बाले का मुंह खुले का खुला ही रह गया। उसको अब अंदाज़ा हुआ था कि नज़दीक दूर सब गांव के अफराद इस दरिंदे के हाथों लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। बाले के अंग अंग में गुस्सा इंतकाम की आग जलने लगी थी। वो हाथ में पकड़े हुए डंडे से इस दरिंदा नुमा इंसान के जिस्म पर ज़ोर ज़ोर से वार करने लगा। इसी वहशी की खौफनाक दिल दहला देने वाली चीखें इस खंडर में गूंजने लगी थी। बदबख्त जानवर, तू न जाने कितनी मासूम बेकसूर लोगों को अजियत देकर मारा है, इनको अपनी खुराक बनाता रहा है। तुझे एक लम्हे भी किसी पर तरस न आया? मासूम बच्चों और औरतों को भी तूने नहीं छोड़ा। वो बोलते मुसलसल इसके गंदे वजूद पर डंडे से वार करने लगा कि एकदम नूरा का ख्याल आते ही उसका हाथ रुक गया। मेरी नूरा, वो भी जंगल में आई थी, कहीं इस दरिंदे की दरिंदगी का शिकार। वो बोलते बोलते रुक गया, हाथ पाँव लरजने लगे और डंडा इसके हाथ से छूट गया। नूरा, मेरी नूरा, मेरी नूरा कहाँ है? तूने इसे भी किया? मेरी नूरा कहाँ है? बाला इसको ठोकर मारते हुए गुस्से से चीख कर बोला। नूरा? कौन नूरा? वो वहशी पूछने लगा। मेरी बीवी नूरा। कमीने जलील जानवर, सुबह इस जंगल में आई थी, इसी कच्ची सड़क से दूसरे गांव इसे जाना था। अच्छा, वो औरत? वो वहशी अपना जिस्म सहलाते हुए बोला। वो मुझे सुबह जंगल में मिली, मैं उसको उठा कर ले आया। और क्या? तूने उसे मार दिया? बाला बेहोश होने की कैफियत में था। नहीं नहीं, वो जिंदा है, इसे बांध कर रखा है। कहाँ है वो? बाले के बदन में खुशी सुकून की लहर दौड़ गई, मगर नूरा को देखने और उससे मिलने की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। वो इस सामने वाले कमरे के नीचे तहखाने में है। बाला बिना कोई और बात किए भागता हुआ कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो नीचे तहखाने तक जाती थीं। वो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते हुए नीचे जा पहुँचा। नीचे फर्श पर भी बड़ा होलनाक मंजर था। कई इंसानों के पिंजर, इंसानी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ जिसका ढेर लगा हुआ था, अंदर बिखरे हुए थे। खून और गोश्त की सख्त बदबू में सांस लेना तक महाल था। बाले को एक साइड पर इसकी नूरा नजर आई, जिसके हाथ और मुंह को कपड़े से बांधा हुआ था। वो बेहोश पड़ी थी। वो नूरा को जगाने, होश में लाने की कोशिश करने लगा। नीम मुर्दा सी नूरा ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। अपने सामने बाले को देखकर वो गैर यकीनी सी हालत में फूट फूट कर रो दी थी। बाले, तू आ गया? मुझे यहाँ से ले जा बाले। वो दरिंदा, वो जानवर मुझे मार देगा। बाले, वो बड़ा जालिम है, इसने हमारे गांव के कई बंदों को मार दिया। बाले, वो आदमखोर है, आदमखोर। वो रो रो कर हलकान हो रही थी। तू फिक्र ना कर नूरा, मैं आ गया हूँ, अब तुझे कुछ नहीं होगा। तू फिक्र ना कर, तू बस चल। बाले ने सहारा देकर उसको ऊपर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। नूरा की नज़र बाले पर पड़ी और फिर बाले के पीछे। एकदम ही नूरा के मुंह से चीख सी निकल गई। वो दरिंदा इनके पीछे खड़ा था। बाले, वो दरिंदा। बाले ने मुड़कर पीछे देखना चाहा, मगर इस दरिंदे इंसान ने हाथ में पकड़ा डंडा इसके सर पर दे मारा था। चोट काफ़ी शदीद थी। उसने अपना सर पकड़ लिया। इसकी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा। जल्दी वो एक तरफ गिरकर कराहने लगा। नूरा के लिए भी ये सब काबिल बर्दाश्त न था। अपने शोहर की हालत को देखकर उसकी अपनी हालत खराब होने लगी थी। वो दरिंदा वहशी हंसने लगा था। चला, जितना चलाना चाहती है चला ले। पहले तुझे अजियत से तड़पा तड़पा के मारूंगा, फिर तेरे इस शोहर को जिसने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है। वो इसकी तरफ बढ़ा। खौफ से नूरा दीवार से जा लगी थी। ये चाकू देख रही है? इस चाकू से तेरी गर्दन काटूंगा, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा। मुझसे पहले गलती हुई, जो तुझे पकड़ते ही फ़ौरन मार देता तो मेरा काम आसान हो जाता। चलो, देर से ही, मगर अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो कहका मारते हुए, चाकू लहराते हुए नूरा की तरफ बढ़ा। नूरा को लगा उसकी मौत करीब है। बाला खुद जख्मी होकर ज़मीन पर ऊंधे मुंह पड़ा था। वो इसको कैसे बचा सकता था, मगर फिर भी वो बाले को आवाज़ें देने लगी।
बाले बचा ले मुझे, ये दरिंदा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो इसको होश में लाने के लिए मुसलसल चीखती रही। ये शायद उसकी आवाज़ों का ही असर था कि नीम बेहोश पड़े बाले ने ज़ोर ज़ोर से 3-4 सांसें लीं। नूरा की चीखें मुसलसल उसके सोए हुए दिमाग पर हथौड़े बरसाकर उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पर सर पर लगी चोट, आंखों के गिर्द आता अंधेरा उसको ऐसा करने से रोक रहा था। इसे लगा जैसे वो ज़मीन से उठ नहीं पा रहा। उसने 1-2 बार दोबारा कोशिश की, मगर बेसूद। इधर खुली आंखों से अपने सामने का मंजर, वो वहशी दरिंदा नूरा तक पहुंच चुका था। गम, अज़ियत, गुस्सा, इंतकाम, चारों एहसासात की मिली जुली कैफियत अपने सारे वजूद की हिम्मत और जान को यकजां करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ था। उसने ज़ोरदार आवाज़ से नारे तकबीर बुलंद किया। बाद में खुद को उसको पता नहीं चला कि वो कैसे उठा, कैसे भागता हुआ इस वहशी को जा लिया। वो वहशी इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि वो संभल ना पाया। बाले ने एक ज़ोरदार घूंसा उसके जबड़ों पर दे मारा। वो बौखला कर दीवार से जा लगा। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। बाले ने फिर उसको उठने की मोहलत ही ना दी। अपने पाँव की ठोकरों से इसकी गंदी शक्ल का मज़ीद नक्शा बिगाड़ दिया। खून उसके मुंह से भल भल बहने लगा था। इसके सारे दांत टूट चुके थे। वो किसी ज़बा किए हुए भैंसे की तरह डकारने लगा, मगर बाले को इस पर ज़रा बराबर तरस न आया। वो दरिंदा तकलीफ़ दर्द से मुसलसल चीख रहा था। बाले, मार इसे और मार इसे, ये किसी कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मर जाए। नूरा ने इस वहशी के मुंह पर थूक दिया था। बड़ी तकलीफ़, बड़ा दर्द हो रहा है ना आदम और जानवर। इन मासूम लोगों को याद कर जिनको तूने बड़ी अजियत से मार दिया था, जानवरों की तरह ज़बा करता था। इनके बारे में कभी सोचा था? बाले ने इसे मार मार के अधमरा कर दिया था। तेरे लिए तो मौत की सज़ा भी कम है। इसने बड़ी कोई और सज़ा होती तो वो तुझे मिलनी चाहिए थी। बाले ने पास पड़ी रस्सी से इसे अच्छी तरह जकड़ कर बांध दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने, वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, मगर बाले की गिरफ्त खासी मजबूत थी। बाला और नूरा उसको ज़बरदस्ती घसीटते हुए इस खंडर से बाहर ले आए थे। बाहर तूफ़ान कब का थम चुका था। रात भी ढल चुकी थी। सुबह का सूरज अपनी आंखें खोलने को तैयार था। जंगल से होते हुए जब वो गांव पहुंचे तो दिन की सफ़ेदी हर सू फैल चुकी थी। गांव वालों के लिए इन दोनों की ये ज़ख्मी हालत और साथ इस गंदी शक्ल इंसान का होना हैरत का बायस था। पर जब बाले ने अपने साथ होने वाली तमाम रोदार उनके गोश गुजार की तो गांव के सभी लोग हैरान और परेशान रह गए थे। अपने प्यारों के साथ ऐसे होलनाक हशर का सुनकर रोज़ारों कतार रोने लगे थे। कई बंदों ने ज़ब्त ना कर सका तो इस दरिंदा नुमा इंसान को मारने के लिए भागे, मगर बाले ने रोक दिया। इसको जान से मारकर हम अपने हाथ इसके नापाक गलीज़ खून से क्यों रंगे? हमको इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो ही इसको इबरतनाक सज़ा देगी। 2-3 बंदे पुलिस को खबर देने भागे। जल्दी वहाँ पुलिस आन पहुँची। सारी सूरत हाल पता चल जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने बाले को गले लगा लिया। पुलिस के लिए भी ये किसी मौजज़े से कम न था। शाबाश बाले, तूने वो कर दिखाया जो किसी बहादुर मर्द को ज़ेब देता है। तूने इसको अपनी अक्ल और बहादुरी से पकड़कर अपने साथ कई मासूम जानों को अज़ियतनाक मौत से बचा लिया है। पुलिस डिपार्टमेंट तेरे इस कारनामे पर बहुत खुश हुई है। यहाँ आने से पहले मेरी पुलिस हेड ऑफिस में बात हुई है। आला अफसराने बाला तुझे इनाम इकराम से भी नवाजेंगे। साथ तुझे 2 लाख की हतीर रकम देने का भी ऐलान किया है। 2 लाख? बाले के साथ नूरा की खुशी दीदनी थी। इन पैसों से इनकी कितनी मुश्किलें हल हो जानी थी। बाला तो खुशी से पागल हो रहा था। इस रकम से घर में अनाज आ जाता। बैलों की जोड़ी खरीद कर वो दोबारा अपनी ज़मीन को काश्त फिर से खुशहाल आसूदा ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएगा। पुलिस इस दरिंदे को लेकर चली गई। अगले दिन इस दरिंदे को इसी गांव में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था।